आपको जो है अवगत कराएंगे। तो मैं चाहूंगा गंगवार जी, आप जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे रूबरू होंगे। श्री गंगवार जी। श्री गंगवार जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जैसे कि सर ने आज मुझे बताया कि आज जो मेरे को टॉपिक मिला है विभाग से, वो हमारी पीईएस एप्लीकेशन पंचायती राज इंटरप्राइज सूट जो है हमारा, जिसके अंदर हमारी 11 एप्लीकेशन आती हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे विभागीय एमआईएस डैशबोर्ड हैं। मेरे को जो टॉपिक मिले हैं, ये टॉपिक है मेरे, तो मैं आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। कि पहले मैं आप स्टार्ट करता हूं कि हमारे जो विभागीय एमआईएस डैशबोर्ड हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जो हमारी अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है। सर स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, गंगवार जी दिख रही है, गंगवार जी दिख रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी जो हमने साइट ओपन की है सर, ये ukpr.gov.in, ये हमारी विभागीय वेबसाइट है। इसको हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, और जो भी विभागीय सूचनाएं हैं, जो भी हमारे जियो वगैरह आते हैं, वो हम इसमें मेंशन करते रहते हैं। और जैसे आप सभी अवगत हैं कि पहले हमने ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनाए थे, वो भी हमने अपनी वेबसाइट पर एंटर किए हुए हैं, डाले हुए हैं यहाँ पर। और जो आपके पंचायतों में सर जो हमारी बुक्स वगैरह गई हैं, प्रिंट आउट होके जो बुक्स गई हैं, वो भी हमने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। जैसे क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं सदस्य हेतु हस्त पुस्तिका, ग्राम पंचायत प्रधानों उप प्रधानों हेतु सदस्यों हेतु हस्त पुस्तिकाएं, जिला पंचायत अध्यक्षों उपाध्यक्षों एवं सदस्यों हेतु हस्त पुस्तिकाएं, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु पंचायत मॉड्यूल, पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 जो है हमारी, विकास योजनाओं से संबंधित हस्त पुस्तिकाएं। ये 6 तरीके की बुक जो हैं, जो आपके पास प्रिंट आउट होके गई हैं, वो हमारी वेबसाइट में भी हैं। यहाँ से भी हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और वेबसाइट हम लोग निरंतर इसको अपडेट करते रहते हैं। अगर आप किसी प्रेस नोट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से प्रेस नोट आपको मिल जाएंगे। अगर आप जियो की बात करेंगे तो आपको जियो भी यहाँ से मिलेंगे, जो भी 15 वित्त या राज्य वित्त के जो हमारे पास जो ग्राम पंचायतों के लिए किस्त आती है, हम उसको तुरंत अपडेट कर देते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर एक योजनाओं करके एक है। कभी कभी हमें संज्ञान में आता है कि पहले क्या होता था कि ब्लॉक का पैसा पहले हमारे डीपीआरओ कार्यालय से जाता था। हमारे डीपीआरओ सर अपने ब्लॉक्स को पैसा भेजते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है, वो पैसा अब सीधे स्टेट लेवल से जा रहा है। तो कुछ ब्लॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारे पास कितना पैसा आया है, हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग यानी कि राज्य वित्त आयोग के जियो इसके अंदर हमने डाले हुए हैं। ये देखिए, ग्राम पंचायत रिलीज अगस्त में जो किस्त 2020-21 में हुई थी, क्षेत्र पंचायतों में जो 20-21 में हुई थी, सितंबर में जो किस्त क्षेत्र पंचायत में आई थी, ग्राम पंचायतों के लिए जो आई थी, फिर ग्राम पंचायतों के लिए जो सितंबर में किस्त अलॉट हुई थी उसके बारे में। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं जियो को। 18-19 से लेके 17-18 तक के हमने 16-17 तक के हमने जियो इसमें अपडेट किए हुए हैं। ऐसे ही सेम अगर आपको 15 फाइनेंस कमीशन के चाहिए तो इसमें 15 फाइनेंस कमीशन के भी देखिए 21-22 के हमने अपडेट किए हुए हैं। जियो जो आ रखे हैं, जियो हमने अपडेट कर रखे हैं। उससे पहले जो 20-21 में हमारे पास ग्रांट आई थी टाइड एंड टाइड में, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं। तो अगर आपको यहाँ से जियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हम अपनी वेबसाइट से भी आप जियो निकाल के किसी को दे सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो उस चीज की। अब मैं बात करता हूँ हमारे सॉफ्टवेयर की। तो जैसे बेसिकली अभी हमारे जो स्टेट सेक्टर के, जो हमारे स्टेट के, हमारे पंचायती राज विभाग के जो सॉफ्टवेयर है, वो 4 सॉफ्टवेयर हैं। पहला जो है मासिक सूचना का विवरण, दूसरा एसएफसी डैशबोर्ड, तीसरा कोविड-19, चौथा पंचायत प्रोफाइल। तो मासिक सूचना का विवरण ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डीपीआरओ ऑफिस से रिलेटेड है कि अकाउंट का जो लेखा जोखा होता है वो सारा का सारा इसमें मेंशन करते हैं। जो मंथली बेसिस पे आप हमें रिपोर्ट मैनुअली भेजते थे, अब वो इसमें फिल करके भेजनी है।
कि राज्य वित्त में कितना खर्चा हुआ, चौदहवें वित्त में कितना खर्चा हुआ, 2% कंटीजेंसी आती थी पहले, उसमें क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें करी, तो उसके एक फॉर्मेट डिफाइन हो रखे थे, तो उन फॉर्मेट्स पे आपको सूचना फिल करके भेजनी थी। दूसरा है हमारा एसएफसी डैशबोर्ड। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा एसएफसी डैशबोर्ड। मैंने अभी स्टेट से लॉगिन किया हुआ है। मैं इसमें आपको भी सिर्फ रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ क्योंकि एंट्री मैंने ऑलरेडी कर रखी है यहाँ पर। इस डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को या जिला पंचायतों को जितनी भी ग्रांट रिसीव होती है ईयर वाइज, उसको हम लोग लेते हैं, रिसीव करते हैं मैनुअली। क्योंकि उस टाइम पर जब हमने ये डैशबोर्ड बनाया था, उस टाइम पर एफएमएस वगैरह नहीं था, तो हमें मालूम नहीं चलता था कि किस पंचायत में किसमें कितनी ग्रांट आई है। उसको हम एक साथ अगर चेक करना चाहें तो कहाँ से चेक करेंगे। तो ये हमने बनाया था सॉफ्टवेयर कि हमारे पास किस पंचायत में कितना पैसा आया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आई है, सेकंड कितनी आई है, थर्ड कितनी आई है, फोर्थ कितनी आई है, और उसके अगेंस्ट उसने एक्सपेंडिचर किस किस कंपोनेंट में किया है, कैसे कैसे खर्चा किया है। सिर्फ राज्य वित्त आयोग के लिए हमने बनाया था ये। मैं भी आपको रिपोर्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ सर। ये देखिए, ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड जो मैंने फिल कराया है, मैंने जिले से इंफॉर्मेशन ली, डीपीएम्स एंड डीओ से, कि आप लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, ये डेटा आप मुझे बना के दे दीजिए कि किस पंचायत में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आई, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी आई, या फिर टोटल 12 महीने में कितनी उस पंचायत को किस्त मिली है, उसको मैं खुद डिवाइड कर लूंगा। तो डीपीएम्स एंड डीओ ने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने हेल्प डेस्क की टीम से, जो कि यहाँ सेंट्रल में बैठी हुई हमारे निदेशालय में, इन लोगों से मैंने बोलकर यहाँ पर ये डिटेल मैंने फिल कराई। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ये बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक की जीपीज ओपन की हुई है। तो देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतनी आई, सेकंड इंस्टॉलमेंट इतनी आई। इस तरीके से मैंने सारी ग्राम पंचायतों की 7791 हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं, तो मैंने यहाँ पर 7791 ग्राम पंचायतों का डेटा मैंने फिल कराया। ये देखिए, तो ऐसे ही अगर आप दूसरे ब्लॉक का देखना चाहेंगे तो रिपोर्ट सेक्शन है, जो एंट्री हुई है ग्रांट की, यहाँ जाएंगे आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखना चाहें तो चमोली पे क्लिक कर लीजिए, चमोली हम देख लेते हैं। दसोली ब्लॉक देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, क्योंकि वो अभी डेटा इसलिए नहीं आता, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 बाई डिफॉल्ट उठा रहा था। हमने जो एंट्री कराई है वो हमने 20-21 की कराई है, क्योंकि अभी 21-22 में तो इतना पैसा आया ही नहीं हमारे पास। तो देखिए, एक एक ग्राम पंचायत में आपको डेटा फिल मिलेगा। आप किसी भी ब्लॉक, किसी भी जनपद के किसी भी ब्लॉक की कोई भी पंचायत उठा लेंगे, उस पंचायत में कितनी राज्य वित्त में पैसा आया है टोटल, वो सब आपको दिखेगा सर इसमें। ये तो सर बात रही हमारे राज्य वित्त आयोग डैशबोर्ड की, इसमें हमने करा दिया है 19-20 तक। अब हमें, सॉरी 20-21 तक हमने करा दिया है। अब हमें 21-22 के लिए आगे काम करना है। अब मैंने दूसरा एक डैशबोर्ड बताया है, पंचायत प्रोफाइल डैशबोर्ड। इस पंचायत प्रोफाइल डैशबोर्ड में मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है सर अल्मोड़ा से। तो इस डैशबोर्ड में अभी भी काम करने हैं।
अभी कुछ दिनों पहले निदेशक महोदय द्वारा आपके पास सर एक चिट्ठी आई थी, जिसमें सर ने बोला है कि हमें स्ट्रीट लाइट का डेटा और पंचायत घरों का डेटा हमें फिल करना है जियो टैग के साथ, जो कि नहीं किया गया है अभी तक। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन में कहाँ से वो देखना है आपको। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें 3 सेक्शन है, एक जिला पंचायत का है, एक ब्लॉक पंचायत का है, एक ग्राम पंचायत का है। तो जैसे ही आप जिला पंचायत पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा एक सामान्य विवरण। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमें विभाग ने बनाया है, विभाग ने इससे कंसर्न करके बनवाया था हमने, कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिला पंचायतों की संख्या, तो अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, सामान्य कितने हैं, टोटल ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जिला पंचायत में मतदाताओं की संख्या, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, इन दोनों का टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर इनका टोटल और इसका टोटल, ये दोनों ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। फिर निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कार्मिक, इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, अपर मुख्य अधिकारी हैं, कार्य अधिकारी हैं और अभियंता हैं। तो यहाँ पर आपको देखो अध्यक्ष जी का नाम, कौन अध्यक्ष है, उनका पता क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी मेल आईडी क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। फिर हमारे सेकंड नंबर पे अपर मुख्य अधिकारी सर आएंगे, उनका नाम क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। अगेन इन्होंने दोबारा से प्लस प्लस कर दिया, इसलिए 2 बार अध्यक्ष आ रहे हैं। फिर यहाँ पर उपाध्यक्ष आ जाएंगे, फिर नीचे हमारे इंजीनियर आ जाएंगे, फिर हमारे कार्य अधिकारी आ जाएंगे, जो कि इसमें नहीं फिल किए गए हैं, क्योंकि अभियंता मतलब हमारे इंजीनियर हो गए, कार्य अधिकारी महोदय भी होते हैं, हमारे सर होते हैं, तो उनकी भी डिटेल हमें फिल करनी होती है इसमें। फिर सदस्यों का विवरण, अल्मोड़ा के अंदर जितने भी सदस्य हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य, उनको हमें इसमें ऐड करना है। क्रम संख्या, जिला पंचायत वार्ड का क्रमांक, नाम, आरक्षण श्रेणी वर्ग, उनका वार्ड का नाम आ जाएगा, निर्वाचित सदस्य का नाम आ जाएगा, उनका पता आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी, उनकी शैक्षिक योग्यता, जिला पंचायत वार्ड में मतदाताओं की संख्या, इस वार्ड के अंदर जो वार्ड लिखा है हमने, इसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिला पंचायत वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र पंचायत वार्डों के नाम, कौन कौन से वार्ड आते हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अंदर, क्षेत्र पंचायत वार्ड में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम। ये मेरा एक जिला पंचायत के वार्ड है, इस वार्ड के अंदर कौन कौन सी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतें शामिल हैं, क्षेत्र पंचायत वार्डों के नाम आ जाएंगे। और उन क्षेत्र पंचायतों के अंदर कौन कौन सी ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं, उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा फॉर्म हमें फिल करना है। लास्ट के 2 सेक्शन देख रहे हैं आप कि बिल्कुल खाली हैं, हमने कुछ फिल नहीं किया हुआ है इनमें। ये समितियों का विवरण, जो हमारी 6 समिति है तो फिल की हुई है। फिर समिति के कार्यों और दायित्वों का संक्षिप्त विवरण आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर कोर्ट केस, इसमें कोर्ट केस देखिए कुछ भी भर रखा है इसमें, AASSG पता नहीं क्या फिल किया हुआ है इसमें। इसमें हमें वो, चाहे हमारे पुराने कोर्ट केस हो, चाहे हमारे नए कोर्ट केस हो, चाहे वो निस्तारित हो गए हो, चाहे वो अनिस्तारित हो, जो भी हैं उन सबकी डिटेल हमें इस पोर्टल में डालनी है। इस पोर्टल में डालने से ये होगा कि आपको जो मैनुअली आपके एक्सेल शीट बनती है या मैनुअली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर आपको कभी भी कुछ भी क्रॉस चेक करना होगा तो आप यहाँ पे साइड में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यार मेरे कितने कोर्ट केस अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कितने कोर्ट केस मेरे निस्तारित हो रखे हैं, कितने अनिस्तारित हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि पत्र दाखिल करने की तिथि क्या थी, निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया था, अगर अभियुक्ति में आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, न्यायालय का निर्णय जो रहेगा PDF कॉपी में आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर व्यू फाइल करेंगे तो आपको PDF दिख जाएगी, तो यहाँ पर अभी है नहीं, इसलिए आपको तो इस तरीके से यहाँ पे हमें फिल करना है। सेकंड है ब्लॉक पंचायत। तो ब्लॉक पंचायत में सेम जो इन्फॉर्मेशन ऊपर जिला पंचायत के लिए मांगी गई थी, सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी हमने ब्लॉक पंचायत के लिए मांगी है कि ब्लॉक पंचायत में सामान्य विवरण, जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, टोटल योग कितना है।
फिर क्षेत्र पंचायत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, और यहाँ से ये ब्लॉक आ जाएंगे। देखिए हैसियत छाना मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे फिल करनी है। फिर मैं विकिया सेन सेलेक्ट करूंगा तो फिर मैं यहाँ सूचना फिल करूंगा। चौखुटिया, अब आप कह रहे होगे कि फिल कहाँ से करनी है, तो ये प्लस का आइकन देख रहे हैं आप, इस आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक रो जनरेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिल करना है इस तरीके से। धौला देवी, हवलबाग, लमगड़ा, सल्ट, सियालदे, ताकुला और ये तारीखें। तो देखिए ऊपर आएगा भी जिला पंचायत अल्मोड़ा के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों का विवरण, क्षेत्र पंचायत का नाम, सामान्य विवरण। सेकंड आएगा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कार्मिक। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की हुई है, लेकिन बार बार सेम प्रॉब्लम, सेम इंफॉर्मेशन है। अध्यक्ष जी हमारे दीपक किरोला कर दिए इन्होंने, फिर अध्यक्ष हमारे खुशबू पांडे जी कर दिए, फिर अध्यक्ष चित्रा कर दिए, फिर अध्यक्ष किरण विश कर दिए। मतलब जितने भी नाम मेंशन किए हैं सभी में इन्होंने अध्यक्ष ले लिए। क्या अल्मोड़ा में इतने अध्यक्ष हैं हमारे? सॉरी, अध्यक्ष। फिर 6 समितियों का विवरण। समितियों के विवरण में आई डोंट नो, पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, पेज ओपन होने में ही टाइम लग रहा है। यहाँ पर जिला पंचायत अल्मोड़ा विकासखंड के सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, क्षेत्र ग्राम पंचायत, 6 समितियों का विवरण हमें फिल करना था ब्लॉक वाइज। आई डोंट नो कि हमने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, जो कि 3000 4000 अभी फिगर मुझे दिख रहा था इसमें। ये देखिए पेज अभी रिलोड हो रहा है क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा फिल किया हुआ है। जब तक डेटा सारा नहीं आएगा नेक्स्ट ऑपरेशन हम कर नहीं पाएंगे, तो डेटा को लोड कराना ही पड़ेगा इसको उसमें।
मैं एक बार दोबारा से लॉगिन करके दिखा देता हूँ सर आपको, इसमें डेटा लोड होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ब्लॉक के भी सेम है, सदस्यों का विवरण फिल करना है, 6 समितियों का विवरण फिल करना है, समितियों के कार्य और दायित्वों का संक्षिप्त विवरण लिखना है, और इसमें भी एक कोर्ट केस का सेक्शन है। तो यहाँ पर भी हमें कोर्ट केस वाला फॉर्म जो है वो फिल करना है कि ब्लॉक में अगर कोई कोर्ट केस है नहीं है क्या है उसका, तो वो भी हमें अपडेट करना है। अब मैं आता हूँ सर ग्राम पंचायतों के, सेम चीजें ग्राम पंचायतों के लिए भी है। ग्राम पंचायतों में सामान्य विवरण, यहाँ पर ब्लॉक वाइज करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे आप, पंचायत सेलेक्ट करेंगे आप, फिर इसका राजस्व गांव आ जाएगा, इस तरीके से। देखिए जिला पंचायत अल्मोड़ा विकासखंड भैंसिया छाना के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, सामान्य विवरण, ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व गांव अवलिक तोकों का विवरण। तो ग्राम पंचायत का नाम और एलजीडी कोड, ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड सॉरी ये है। नव निर्वाचित प्रधान जी का नाम ये आ गया, पता ये आ गया, मोबाइल नंबर उनका ये आ गया, मेल आईडी आ गई, शैक्षिक योग्यता आ गई उनकी, राजस्व ग्राम 1 है 2 है कितने हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, तोकों के नाम जितने भी होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। फिर राजस्व ग्राम ऑब्लिक तोक का एलजीडी कोड, यहाँ पे इन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें राजस्व गांव का एलजीडी कोड फिल करना है, ना कि हमें ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड फिल करना है। फिर राजस्व ग्राम की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति में कितने हैं, अनुसूचित जाति में कितने, अन्य पिछड़ा में कितने हैं, अन्य कितने हैं, योग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे राजस्व ग्राम में मतदाताओं की संख्या, पुरुष महिला और टोटल। तो इस तरीके से एक एक ग्राम पंचायत का डेटा हमें फिल करना था यहाँ से। फिर यहाँ पे सदस्यों का विवरण आएगा, कि अल्मोड़ा में किस ब्लॉक में कितने सदस्य हैं हमारे। तो यहाँ से आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप पंचायत सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर भैंसिया छाना ब्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पंचायती सेलेक्ट की, तो इसके अंदर 6 हमारे सदस्य हैं, उनकी सारी डिटेल आपको शो हो रही होगी सर। फिर 6 समितियों का विवरण, दायित्वों का विवरण उनके समितियों के। फिर यहाँ पर सर जो मेन चीज है, स्ट्रीट लाइट पर व्यय धनराशि और एलईडी लाइट की स्थापना। तो मैं स्ट्रीट लाइट पे पहले आ जाऊंगा, ये है सर स्ट्रीट लाइट का। अल्मोड़ा की बात करूंगा तो इसमें 2001 से हमने 2021-22 तक की इंफॉर्मेशन मांगी। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं 2020-21 सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर भैंसिया छाना ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि केंद्रीय वित्त आयोग से कितनी धनराशि थी, कितनी संख्या थी, राज्य वित्त आयोग में कितनी धनराशि और कितनी संख्या थी, सांसद निधि, विधायक निधि, जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, सीएसआर से, ओएसआर से, ओरेडा से, जिला योजना से या अन्य किसी उल्लेख से, यहाँ पे कितनी धनराशि खर्च करी और उसकी कितनी संख्या थी। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो 1 लाख रुपए में आपने कितनी वहां पर लाइट स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। सेम यहाँ पे देखिए 20-21 में या 20-21 में इस तरीके से आपको फिल करना है। पहले धनराशि फिल करनी है, फिर संख्या फिल करने की। मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख फिल किए तो 5 लाख में आपने 50 लगाई है तो 50 यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये डिटेल सर ग्राम पंचायत वाइज ही आनी है, ग्राम पंचायत वाइज। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है यहाँ पे, मैं आपको दूसरी पंचायत सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बमन, देखिए मैंने दूसरी पंचायत सेलेक्ट की है, तीसरी की है। मैं ब्लॉक चेंज करता हूँ, द्वारहाट कर देता हूँ। इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर है एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना। ब्लॉक वाइज डेटा फिल करना है, यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करना है पहले, जीपी आ जाएंगी या तोक,
उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन काफी फिल की हुई है वैसे यहाँ तो इसमें कि पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ फैमिली, इस तरीके से फॉर्मेट पूरा प्री डिफाइन हो रखा है। इस फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल कराना है सर। फिर लास्ट में आता है कोर्ट केस। कोर्ट केस में रिट याचिका, उसका विषय क्या था, माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का निर्णय एवं दिनांक, प्रतिपत्र दाखिल करने की तिथि क्या थी, निस्तारित है अनिस्तारित है, अभियुक्ति में क्या है आपको मेंशन करना है, और यहाँ पे उसका निर्णय क्या रहा। अगर यहाँ पर आपको कुछ फिल मतलब पीडीएफ वगैरह डालनी है तो आप पीडीएफ वगैरह उसको डाल के बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे अभी जो मैंने कही हुई चीजें हैं, स्ट्रीट लाइट, एलईडी लाइट और कोर्ट केस, ये 3 चीजें अभी आपको मैंडेटरी है सर जो कि फिल करानी है ग्राम पंचायत वाइज डेटा। दूसरा जो सर ने अपने पत्र में बात की है कि हमें जियो टैग पंचायत भवनों के फोटो डालने हैं, उसके लिए सर हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारा स्टेट का ही है, मासिक सूचना का विवरण, इसमें जाना है आपने। मैं एक सेकंड जरा सर पासवर्ड्स का क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ये मुझे 2 डीपीएम मेरे ऑनलाइन दिख रहे हैं, डीपीएम रुद्रप्रयाग और डीपीएम चमोली। आप लोगों को अपनी आईडी पता है क्या? मासिक सूचना का विवरण जो एनपीआर डैशबोर्ड है उसके आईडी एंड पासवर्ड आपको पता है अपने क्या है? रुद्रप्रयाग एंड चमोली डीपीएम।
एनीवे मैं भी इसको पासवर्ड को मैं रिसेट करवाता हूँ तब तक। नेक्स्ट फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि जियो टैगिंग करके हम लोग कैसे उसको पिक्चर्स को डालनी है, जो हम पंचायत भवनों की बात कर रहे हैं। सेकंड, ये तो हमारी स्टेट की भी एप्लीकेशन हो गई है। सेकंड, जैसे मुझे सर ने बताया कि मुझे थोड़ा सा PES एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको बताना है। ये आप 11 एप्लीकेशन देख रहे हैं। PES होता है पंचायत इंटरप्राइज सूट। इसके अंदर 11 एप्लीकेशंस आती हैं और उन 11 एप्लीकेशंस की अपनी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इन 11 एप्लीकेशंस में हम लोग जो स्टेट में अभी यूज कर रहे हैं वो 7 एप्लीकेशनों को यूज कर रहे हैं। तो जो हम 7 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको कल एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 LGD, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, प्लान प्लस, प्रियासॉफ्ट, एक्शनसॉफ्ट। इन तीनों एप्लीकेशनों को मर्ज करके MOPR के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा एक एप्लीकेशन बना दी गई है जिसका नाम है E-ग्राम स्वराज। E-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के अंदर ये तीनों एप्लीकेशन आ गई है, जिसमें प्लान प्लस भी है हमारा, प्रियासॉफ्ट भी है हमारा और एक्शनसॉफ्ट भी है हमारा। तो 1, 2, 3, 4 एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं। 5वां हमारा है ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 6ठा एप्लीकेशन है हमारा ऑडिट ऑनलाइन। ये 6 एप्लीकेशन तो ऐसी हो गई हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम 7 एप्लीकेशनों पे काम कर रहे हैं। तो इसमें एक है सर्विस प्लस। तो अभी तक उत्तराखंड में हम लोग सर्विस प्लस पे काम नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम लोग E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का यूज करते हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर वगैरह जो हमारी पंचायतों में जो इश्यूज होते हैं तो वो E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से हम लोग करते हैं। अभी हम ग्राम मानचित्र पे काम नहीं कर रहे हैं, NPP पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, NAD पे भी लगभग हम काम नहीं कर रहे हैं, एरिया प्रोफाइलर पे भी हम काम नहीं कर रहे हैं। तो LGD क्या है आप सभी लोग सर अवगत हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि LGD लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी है। इसमें एक हायरार्की डिफाइन हो रखी है कि आपके स्टेट का कोड क्या है, स्टेट के बाद आपके जनपद का कोड क्या है, जनपद के अंदर फिर आपके ब्लॉक्स आते हैं, उन ब्लॉक्स के कोड क्या है, ब्लॉक्स के अंदर फिर ग्राम पंचायतें आती हैं, उन ग्राम पंचायतों के LGD कोड क्या है, ग्राम पंचायतों के अंदर राजस्व गांव आते हैं, उन राजस्व गांव के कोड क्या है। अब कहने को सर एक छोटी सी बात है कि हमारा एक उत्तराखंड जिला है जिसका LGD कोड 05 है। अगर आप MOPR में बात करेंगे या फिर ऑल ओवर जब स्टेट्स बैठे होंगे तो अगर 05 की बात आएगी तो 05 हमारा एप्लीकेशन में उत्तराखंड का कोड है। हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर हमारा 45 अल्मोड़ा से हमारा LGD कोड स्टार्ट होता है, अल्मोड़ा से 45 अल्मोड़ा, 46 बागेश्वर, 47 चमोली, इस तरीके से फिर हमारा उत्तरकाशी तक जाता है। फिर ब्लॉक है हमारे 900 समथिंग से हमारे ब्लॉक स्टार्ट है, 95 हमारे ब्लॉक्स आ जाते हैं। फिर पंचायतें हमारी 7791 ग्राम पंचायतें हैं, तो 7791 LGD कोड है हमारे ग्राम पंचायतों के। 16,886 हमारे राजस्व गांव हैं इन प्रेजेंट आज के टाइम पर। तो 16,886 हमारे गांव के कोड भी हैं। हमारे राजस्व गांव के कोड भी। अब LGD क्या करता है सर? LGD जो है वो एक हमारी बैकबोन है सभी एप्लीकेशन की। अगर LGD में किसी भी पंचायत की मैपिंग कहीं और हो रखी होगी किसी और ब्लॉक में, या फिर मान लीजिए कि मैं देहरादून का एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कोई पंचायत है उसको रायपुर ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन वो विकासनगर ब्लॉक में मैप हो रखी है, उसके राजस्व गांव भी विकासनगर ब्लॉक में मैप हो रखे हैं, तो वो आपकी सभी एप्लीकेशनों में वो आपको विकासनगर में ही दिखेगी, रायपुर में नहीं दिखेगी वो पंचायत। कहने का मतलब सर मेरा यह है कि अगर LGD में मैपिंग आपकी गलत हो रखी है तो वो फिर सभी एप्लीकेशन में आपको मैपिंग गलत ही दिखेगी। अभी कल परसों के सेशन में नैनीताल
सर ने भी यही इशू उठाया था मेरे से कि उनकी कुछ पंचायतें हैं वो दूसरे ब्लॉक में होनी थी, वो दूसरे ब्लॉक में अभी भी शो कर रही हैं, जबकि मैंने एलजीडी में काम कर दिया है। एलजीडी में अपडेशन के बाद हमको डेटा पोर्ट कराना होता है। एलजीडी में अपडेशन के बाद हमें एमओपीआर को रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो जिन जिन एप्लीकेशनों में हमें डेटा पोर्ट कराना है, हम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करके सभी एप्लीकेशनों में डेटा पोर्ट कराते हैं। तो जैसे एलजीडी में मैं अपडेट करूंगा, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से कि सर हमने एलजीडी में कुछ अपडेशन किए हैं, कुछ पंचायतें हमारी इधर से उधर ट्रांसफर हुई थी, उनको हमने अपडेट किया है, तो आप प्लीज इसको डेटा को सभी एप्लीकेशनों पे अपडेट करा दीजिए। तो जैसे हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री अपने एंड से कुछ उनका भी प्रोसीजर रहता है, वो एनआईसी से कांटेक्ट करती है, एनआईसी के अकॉर्डिंग फिर शेड्यूल होती है मीटिंग, इस दिन हम आपकी ग्राम पंचायतों का डेटा का सारा दूसरे एप्लीकेशनों में हम पोर्ट करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एलजीडी अगर हमारा ठीक होगा तो हमारी सारी एप्लीकेशन जो भी ई ग्राम स्वराज है या फिर जिन भी एप्लीकेशनों पे हम काम करते हैं वो सारी एप्लीकेशन हमारी ठीक चलेंगी। दूसरा प्लान प्लस प्रियासॉफ्ट, एक्शन सॉफ्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तीनों मर्ज होकर अब ई ग्राम स्वराज हो गई है, तो मैं ई ग्राम स्वराज का ही नाम लूंगा इन तीनों की जगह। तो ई ग्राम स्वराज में हमारे पास 3 आईडी होती हैं, एक एडीएम आईडी, दूसरी मेकर आईडी, तीसरी चेकर आईडी। एडीएम आईडी और मेकर आईडी हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी के पास रहती है, और चेकर की आईडी वो प्रधान के यूज के लिए होती है। जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारे प्लान चढ़ते हैं, वो हमारे सारे के सारे एडीएम की आईडी से चढ़ते हैं। उसमें बजट पहले से फ्रीज होता है 15 वित्त का या राज्य वित्त का, राज्य वित्त में उनको खुद से एंटर करना होता है, और 15 वित्त का भारत सरकार से फ्रीज होके आता है कि उनको पास उनके रिसोर्स निवेलप के अंदर 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, या उनको कितने की प्लानिंग करनी है, कितने के प्लान बनाने हैं, वो उनकी आईडी में पहले से फीड होता है। प्रियासॉफ्ट में इसमें पेमेंट की बात होती है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले मैनुअल रिसीव वाउचर काटते थे, फिर अपना एक्सपेंडिचर पेमेंट वाउचर काटते थे। अब क्या हो गया, भारत सरकार ने अब मैनुअल रिसीव वाउचर की एंट्री बंद कर दी है। अब जैसे ही स्टेट से पैसा ट्रांसफर होगा, पैसा जो अब पहले हम पीएफएमएस के माध्यम से ग्राम पंचायतों को पैसा ट्रांसफर करते थे, अब वो पीएफएमएस के माध्यम से ना होके अब वो आईएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर होगा, सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जाएगा स्टेट से पैसा। तो जैसे ही पैसा ट्रांसफर होगा स्टेट से ग्राम पंचायतों को, तो वो पंचायत की आईडी में ऑटो रिसिप्ट बन जाएगा, उनको मैनुअली अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम उनकी पंचायतों में पैसा डालेंगे यहाँ से, तो उनके पास अलर्ट आएगा, अलर्ट में वो जब रिसिप्ट वाउचर में ओपन करेंगे चीजों को, तो वहां पे उनको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि उनकी पंचायत को इतना पैसा गया है। उनको मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पंचायत में कितना बजट आया है, कितना नहीं आया है, मैं ब्लॉक से पूछूं या मैं डीपीआरओ ऑफिस से पूछूं या मैं निदेशालय में पूछूं कि मेरी पंचायत में कितना पैसा आया है। वो उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे उनकी आईडी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उनकी पंचायत में टाइड में इतना पैसा आया है, अनटाइड में इतना पैसा आया है, फर्स्ट टाइड की किस्त इतनी आई है, अनटाइड की सेकंड इतनी आई है, वो उनको ऑलरेडी वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। चेकर की फिर ये तो रिसिप्ट की बात हुई। फिर हम पेमेंट वाउचर की बात करते हैं। पेमेंट वाउचर सेम जैसे हम पहले बना रहे थे, सेम आज भी हमें वैसे ही पेमेंट वाउचर बनाने हैं, लेकिन पहले हम लोग मैनुअली करते थे, अब हमें डीएससी के माध्यम से भुगतान करना हो रहा है, तो उसमें डीएससी इन्वॉल्व हो गई है, तो डीएससी के माध्यम से भुगतान होता है। मेकर जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, वो पेमेंट को इनिशिएट करते हैं, पेमेंट बनाते हैं, अपनी डीएससी से उसको साइन करते हैं, और जो चेकर की आईडी है यानी प्रधान जी की आईडी है, उसको लॉगिन करने के बाद प्रधान जी उसको वेरीफाई करेंगे कि वो पेमेंट किस वेंडर को जा रही है, किस काम की जा रही है, कितने रुपए की जा रही है, उसको वो अप्रूव करेंगे और अपनी डीएससी से साइन करेंगे। जैसे ही वो साइन करेंगे तो संबंधित वेंडर या संबंधित फर्म को वो भुगतान हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ डीपीएम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी 4-5 डीपीएम मेरे मुझे दिख रहे हैं अभी जुड़े हुए इसमें, तो मैं अपने डीपीएम से कहना चाहता हूँ कि अभी ई ग्राम स्वराज में 2 चीजों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट, पेमेंट पेंडिंग में है बहुत सारी। दूसरा, वेंडर अप्रूवल वेंडर अप्रूव नहीं हो रहे हैं लोगों के, और पेमेंट अभी अप्रूव नहीं हो रही है। ये एनआईसी से डेली बेसिस में हमारी बात हो रही है, एमओपीआर से डेली बेसिस में बात हो रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अपने ग्रुप बने हुए हैं सभी कर्मचारियों के, आप उनको बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि पेमेंट इनिशिएट होने में टाइम लग रहा है। कुछ पेमेंट्स महीने 2-2 महीने से भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जो कि अभी अप्रूव नहीं हुई है।
उसमें कुछ बैंक मर्ज हुए हैं, उसका इश्यू आ रहा है। पीएफएमएस का डेटाबेस कुछ बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पा रही है। एनआईसी और एमओपीआर उसको डेली बेस में फॉलो अप कर रहे हैं। हम भी यहाँ से स्टेट्स जितने भी हैं सारे फॉलो अप कर रहे हैं कि पेमेंट्स में इतना डिले क्यों आ रहा है। तो एमओपीआर ने हमें बोला है कि उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हम पीएफएमएस का डेटाबेस सही करवा रहे हैं। जैसे ही वो डेटाबेस सही होगा तो जैसे पेमेंट्स पहले होती थी कि 24 या 72 आवर्स में संबंधित वेंडर्स के खाते में पेमेंट चली जाती थी, वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें अपने लोगों को समझाना होगा। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं डिफेंस मेरे की प्रेशर कितना आ रहा है, ग्रुप्स में कितनी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं इनको लेके कि पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही हैं, महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो आप उन लोगों को सबको पहले से ही अवगत करा दीजिए, पहले ही समझा दीजिए कि अभी कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत चल रही है जिस कारण पेमेंट अप्रूव नहीं हो रही है और वेंडर भी अप्रूव नहीं हो रहे हैं। उसके लिए कम से कम अभी 7 से 10 दिन और लगेंगे, 7 से 10 दिन लगेंगे। उसके बाद जैसे हम पहले पेमेंट करते थे कि 24 आवर या 72 आवर्स में हमारी पेमेंट्स हमारे वेंडर के पास पहुंच जाती थी, तो वो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले ही अवगत करा दे रहा हूँ उस चीज के लिए। फिर एक्शन सॉफ्ट आ गया हमारा। एक्शन सॉफ्ट में फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोसेस होती है हमारी। फाइनेंशियल हमारा एक प्रिया सॉफ्ट में आ जाती है। इसमें जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, अब भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज कर दी है। पहले हम लोग ऐसी पेमेंट कर देते थे कि पहले पेमेंट कर दो, बाद में काम होता रहेगा। ऐसी भी कुछ जगह पे चीजें होती थी पंचायतों में, लेकिन अब भारत सरकार ने साफ साफ कर दिया सॉफ्टवेयर में कि भाई पहले आप कार्य योजना चढ़ाइए, कार्य योजना चढ़ाने के बाद फिर उसकी आप फिजिकल प्रोग्रेस करिए। फिजिकल प्रोग्रेस से मेरा कहना है कि आपने जो एक्टिविटी पे काम किया है उस एक्टिविटी का अभी क्या स्टेटस है। वो अभी आपका मान लीजिए कि आपको एक सड़क बनवानी है, तो सड़क बनवाने के लिए पहले आपने एक कार्य योजना बनाई होगी कि मुझे ए के घर से बी के घर तक मुझे सड़क बनानी है। उसके बाद आप जब जाएंगे वहां पर तो वहां पे कुछ नींव वगैरह रखेंगे। तो जियो टैगिंग 3 स्टेज में जियो टैगिंग होनी है। एक फर्स्ट इनिशियल फेज में जब करेंगे, सेकंड जब काम वहां स्टार्ट हो जाएगा तब करेंगे, थर्ड जब काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आप उसकी जियो टैगिंग करेंगे। जब तक आप जियो टैगिंग नहीं करेंगे, जियो टैगिंग नहीं करेंगे तो आपको वो एक्टिविटी शो नहीं होगी और आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो प्लान प्लस में जो आपको योजनाएं बनानी है वो वही योजनाएं बनानी है जिसपे आपको काम करना है। अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि हमने अभी जल्दी जल्दी में कुछ भी कार्य योजना बना दी, बाद में हम चेंज कर लेंगे, बाद में हम सप्लीमेंट्री बना देंगे या बाद में हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि अब सप्लीमेंट्री के प्रोविजन में ना जाएं। सप्लीमेंट्री बना भी लेंगे, पहली बात तो 15 वित्त में सप्लीमेंट्री बन ही नहीं रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि भारत सरकार से जितना बजट आता है हम उसकी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री बनेंगे नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो फिर पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो किसी को। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग वही प्लानिंग होनी चाहिए, वही कार्य योजना बननी चाहिए जिन कार्य योजनाओं पे हमें काम करना है। उन कार्य योजनाओं की अगेंस्ट ही पेमेंट होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रोड बनानी है, मे भी हो सकता है किसी को नल लगाना हो सकता है किसी को लाइट लगानी हो, तो वही कार्य योजना बनाए क्योंकि उस कार्य योजना के अगेंस्ट ही पेमेंट वाउचर बुक होगा, पेमेंट वाउचर बनेगा। पहले जैसा प्रोविजन नहीं है अब कि हमने कुछ भी कार्य योजना बना दी, पेमेंट कर दी, कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर अब ऑटोमेटिक ही बोल रहा है कि भाई पहले आप मेरे को कार्य योजना दिखा दो, उस कार्य योजना के अगेंस्ट मैं पेमेंट कर दूंगा। सॉरी। और उसमें ऐसा भी नहीं है, उसमें एक प्रोविजन और भी है सॉफ्टवेयर में हुआ है कि आज आपने कोई कार्य योजना 1 लाख रुपए की बनाई और आप उस कार्य योजना के अगेंस्ट 2 लाख की पेमेंट करोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 10 से 20% हाइक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आज आपने बोला कि मुझे एक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, स्ट्रीट लाइट की कीमत मान लीजिए कि 15,000 रुपए है। आपने 10 स्ट्रीट लाइटें उसमें लिख दिया कि मुझे 10 स्ट्रीट लाइटें लगानी है, 1.5 लाख की हो गई, वो 1.5 लाख का आपने एस्टीमेट बना दिया। अब आपने 10 की जगह वहां 15 स्ट्रीट लाइटें लगा दी, जो 5 स्ट्रीट लाइट आपने एक्स्ट्रा लगाई हैं उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे फिर सॉफ्टवेयर से। तो ये सारी चीजें हमें अपने लोगों को बतानी पड़ेंगी। कुछ लोग हमारे जुड़े हुए भी होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो वो भी इन चीजों का ध्यान रखें कि हमें अब आगे की जो अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी योजनाएं बनानी है, वो कैसी बनानी है, उन योजनाओं पे हमें कैसे काम करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री का कोई भी प्रोविजन नहीं है, सप्लीमेंट्री के चक्कर में कोई ना रहे।
कि सप्लीमेंट्री हम बाद में बना देंगे, साहब से अप्रूवल ले लेंगे या हो जाएगा। सप्लीमेंट्री वाली कार्य योजना आपको पेमेंट वाउचर में दिखेंगी नहीं कुछ टाइम के बाद, तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो एक्शनसॉफ्ट का यही है कि हम लोग इसमें जियो टैगिंग वगैरह करते हैं अपनी। सर्विस प्लस की जगह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्विस प्लस की जगह हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यूज करते हैं, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में हम लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन हम लोग करते हैं। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, जैसे कि अभी सर आप सभी को मालूम है कि एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग कराई जा रही है हमारे ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पर। तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये हम सभी को पता ही है सर, कि जो हमारे ट्रेनी हैं उन ट्रेनीज की डिटेल हमें इस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है कि कौन हमारे ट्रेनर थे, किस वेन्यू पे ट्रेनिंग हुई, मास्टर ट्रेनर हमारे कौन कौन है, किस किसने प्रतिभाग किया, उस ट्रेनिंग मटेरियल, मान लीजिए कि मैंने प्रेजेंटेशन दी आपको तो मेरे पास ट्रेनिंग मटेरियल हुआ, वो उस ट्रेनिंग मटेरियल को अपडेट करना है, फीडबैक लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सब ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे होती है हमारे। फिर लास्ट है हमारा ऑडिट ऑनलाइन। तो सर आप सभी अवगत हैं कि पंचायतों में जो अब ऑडिट हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन ऑडिट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑडिट में सबसे पहले तो हम लोगों ने काफी अच्छी प्रोग्रेस 19-20 की कर ली है, 20-21 में हमें अभी और जाना है। 20% पंचायतों का ऑडिट के लिए बोला गया था हमको, लेकिन हमने कहीं ज्यादा 19-20 में 20% से तो हमने ज्यादा कवर कर लिया है 19-20 में ऑडिट का। तो इसमें पंचायतों और ऑडिटर इन दो का रोल होता है कि पंचायतें अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करेंगी और जो ऑडिट होगा वो इन ऑनलाइन एप्लीकेशनों के बिहाफ पे ही वो करेंगे, क्योंकि ऑडिट जब होता है वो सिर्फ फंडिंग देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया, आपने क्या क्या योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं के अगेंस्ट आपने क्या क्या भुगतान किए। ऑडिट वाले वही देखेंगे और वो सारा का सारा ऑनलाइन देखेंगे। उनको सिर्फ इतना ऑडिट ऑनलाइन में सिर्फ इतना है कि भाई आपको स्टेट गवर्नमेंट से 2 लाख रुपए मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख मिले, टोटल आपके पास 7 लाख रुपए आ गए। अब इन 7 लाख रुपए के अगेंस्ट आपने क्या क्या योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं के अगेंस्ट आपने क्या क्या भुगतान किए हैं, किस किस को भुगतान किए हैं, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। और ऑब्जेक्शन अगर उनको कहीं पे कुछ होगा तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑब्जेक्शन देंगे और उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई भी आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उन ऑडिटर्स को देना है। तो प्रोसेस हमारी गतिमान है, हम लोग कर रहे हैं इसमें। मैक्सिमम काम तो मैंने स्टेट लेवल से ही करवाए हैं, इसमें सभी प्रोफाइल्स मैंने अपडेट करवाई हैं और अभी भी कुछ ऑडिटर्स हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई इस रिक्वेस्ट को देख लो, इनके प्रधान जी कौन है इस पंचायत के या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी कौन है, इनके मोबाइल नंबर अपडेट करवा दीजिए। तो सारा का सारा अभी मैं स्टेट लेवल से यहाँ से करा रहा हूँ। तो ये सब हमारी एप्लीकेशन है। अभी भी मुझे कुछ डीपीएम दिख रहे हैं, आप लोग मुझे आईडी पासवर्ड बता दीजिए भाई, एमपीआर वाले डैशबोर्ड के कोई बता सकते हैं क्या? ग्रीस आपको मैसेज किया सर। अच्छा मेरे को सर प्रणाम जी सर। जी सर ओके ओके मैं चेक कर मैसेज किया सर व्हाट्सएप पे। हाँ जी थैंक यू ग्रीस, ओपन हो गया है। तो इसमें सर मैक्सिमम हमारे अकाउंट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे 14 की जगह 15 वित्त हो जाएगा, 2% कंटीजेंसी, राज्य वित्त आयोग, पंचायत भवन निर्माण योजना, जिला पंचायतों, ये जिला पंचायत वालों का है, जिला पंचायतों की मददगार आय, जिला पंचायतों की मददगार व्यय। फिर कोर्ट केस का हमने प्रोविजन दूसरे वाले पोर्टल में कर दिया है। ऑडिट एस्टेब्लिशमेंट, पंचायत भवन। अब देखिए सर ये सेक्शन जो है ये हमारे लिए अभी बहुत जरूरी है। इसमें हमारे निदेशक महोदय मेरे को काफी कह चुके हैं कई बार कि इसमें करवाओ भाई, फटाफट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो मेन दिक्कत सर मेरे को वही प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे डीपीएम्स एंड डीओ अपडेट तो कर देंगे, लेकिन अपडेट तब करेंगे जब उनके पास डेटा होगा। और डेटा कहाँ से आएगा? डेटा या तो कुछ कार्यालय में डेटा मिलेगा, और कार्यालय से डेटा लेने के बाद भी जो फोटोज आएगी, फोटोज वो ग्राम पंचायत से ही आनी है, वो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय ही इसको प्रोवाइड करा पाएंगे।
तो ये बहुत जरूरी है कि मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी देख रहे हैं, हमारे एडीओ पंचायत सर सुन रहे हैं मुझे, हमारे डीपीआरओ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि प्लीज मैनेज पंचायत भवन, इसमें डीपीएम्स को या डेटा एंट्री ऑपरेटर को आप इसमें उनकी जियो टैग फोटो प्रोवाइड करा दीजिए पंचायत वार, जिससे कि वो इसमें डेटा अपडेट कर दें अपना। उपलब्ध पंचायत भवन, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है चमोली, जनपद, विकासखंड, ग्राम पंचायत का नाम, ये पूरी डिटेल, और यहाँ पर लास्ट में उनको फोटो अपडेट करना है अपना। तो जैसे वो फोटो अपडेट करेंगे उसके बाद जब मैं व्यू करूंगा तो इस तरीके से देखिए फोटो अपडेट हो रखा है इसमें, तो इस तरीके से फोटो आएगा। लेकिन इस फोटो में एक प्रॉब्लम है, मैं कैसे मान लूं कि ये फोटो मेरा इसी पंचायत का है या इस ब्लॉक का है? इसमें कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं है कि ये किस लोकेशन से क्लिक किया हुआ है, किसी का घर का फोटो है या पंचायत भवन का फोटो है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर ये भी क्लियर नहीं है तो एक जियो टैग फोटो आता है कि उसमें उसका एड्रेस वगैरह, जहां से हम लोग फोटो क्लिक करते हैं उसमें पूरी डिटेल आ जाती है फोटो में। तो वो वाला मतलब चाहिए सर को हमारे कि उस तरीके का हो। देखिए ये भी है, फोटो अच्छा क्लिक है, काफी मतलब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि किस लोकेशन का फोटो है। ग्रीस ने ऑलमोस्ट अपडेट तो कर रखा है, लेकिन शुरू के 2-4 कर रखे हैं बस। ये देख इस तरीके से चाहिए मुझे, ये पंचायत तांगला उत्तराखंड, ये 21/4/2021 को फोटो क्लिक किया हुआ है सुबह इतने बजे, तो ये पूरी डिटेल आनी चाहिए इसके साथ। इस तरीके से सर, तो जैसा कि अभी स्क्रीन पे मेरे को आप लोग देख ही रहे होंगे सर, इस तरीके की डिटेल हमको चाहिए कि इस तरीके की डिटेल आ जाए। ये तो नव निर्माण की बात है। ये उपलब्ध पंचायत भवन है, फिर सेकंड है नव निर्माण पंचायत भवन। ये देखिए नव निर्माण पंचायत भवन अभी बन रहा है। ये देखिए, तो इसमें उपलब्ध पंचायत भवन मतलब टोटल आ जाएंगे इसमें जितने भी पंचायत भवन है हमारे। नव निर्माण में मतलब जो अभी नव निर्माण हुए हैं तुरंत। फिर पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर, तो यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फोटो ही ये लेटर ही डाल दिया जी। ग्रीस ऐसा मत करो भाई, इसको रिमूव कर देना तुरंत। ये देखिए यहाँ भी लेटर ही डाल दिया। यहाँ भी पत्री डाल दिया है। यहाँ भी पत्री डाल रखा है। तो भाई पत्र मत डालो ऑफिस के ऐसे, फोटो नहीं है तो मंगा लो उसको, लेकिन ऐसे पत्र मत डालो इसमें। तो सर ये 3 सेक्शन और एक कोर्ट केस वाला मेरा सभी से सर निवेदन है कि इस चीज को जरा थोड़ा प्लीज देख लें आप लोग। फिर रिमेनिंग नीचे तो हम लोगों ने डिटेल फिल की हुई है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कितने हैं, वाहन चालक कितने हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कितने हैं, गणित सहायक कितने हैं, वरिष्ठ सहायक कितने हैं, लेखाकार हमारे सहायक मतलब एडी पंचायत सर कितने हैं, एडी पैरो साहब हमारे कितने हैं, डी पैरो सर हमारे कितने हैं जिले में। तो ये सारी चीजें हमने मेंशन कर रखी है। ये जिला पंचायतों के लिए है, ट्रेनिंग का हम लोग ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल में कर ही रहे हैं। तो सर प्लीज मेरी सभी से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि मैनेज पंचायत भवन में उपलब्ध पंचायत भवन कितने हैं आपके जनपद में, उसमें से नव निर्माण पंचायत भवन कितने हैं, उसमें पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर कितने हैं, इसकी प्रॉपर जियो टैगिंग करके, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था स्क्रीन पे, इस तरीके से सर पिक्स अपडेट करने हैं। लेकिन डीपीएम्स एंड डीओ या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा डीओ रखे हुए हैं अपने ब्लॉक्स में अपने जनपद में सर, वो करेंगे तभी जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी।
मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो हमारे कार्यालय में होगी सर, लेकिन फोटोज हमारे कार्यालय में नहीं होगी। तो उसके लिए हमें अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी लोगों से बोलना होगा कि भाई जियो टैगिंग करके इस तरीके से हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कराएं। ट्रेनिंग में अब एक छोटी सी क्लिपिंग है मेरी, जिससे ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए गए थे, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में 15 मिनट की है सर ये। नमस्कार, मैं दिनेश गंगवार, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर में विशाल पंचायती राज में कार्यरत हूँ। हमारी चर्चा का विषय है आज एलजीडी, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। सेकंड टॉपिक हमारा है पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड टॉपिक हमारा है ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, जिसे हम टीएमपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। फोर्थ टॉपिक हमारा है ए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एलजीडी पोर्टल से कि एलजीडी एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं और इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि हमारी 7791 ग्राम पंचायत है, 16,000 प्लस हमारे राजस्व गांव हैं। तो कहीं कहीं होता है कि सेम नाम की पंचायत हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि एक रामपुर एक पंचायत रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है, दूसरी पंचायत सेम रामपुर नाम की अल्मोड़ा में भी हो सकती है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैं किस रामपुर का हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हमारी भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया था 2012-13 में, जिसको हमने एलजीडी, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। तो इस एलजीडी एप्लीकेशन के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, प्रत्येक ब्लॉक को, प्रत्येक ग्राम पंचायत को और प्रत्येक राजस्व गांव को एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, जिसको हम बोलते हैं एलजीडी कोड। अगर आपके यहाँ 779, हमारे यहाँ पर 7791 ग्राम पंचायत है, तो हमारे पास 7791 एलजीडी यूनिक एलजीडी कोड है। सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होता है, सेम ब्लॉक पंचायत के लिए भी यही प्रोसेस होती है और राजस्व गांव के लिए भी सेम होता है। अगर 16,000 प्लस हमारे राजस्व गांव हैं, तो 16,000 प्लस हमारे एलजीडी कोड हैं। हमारी भारत सरकार की जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है, ये सारी की सारी डिपेंड रहती है हमारी एलजीडी एप्लीकेशन पे। अगर हमारी एलजीडी एप्लीकेशन में अगर मैपिंग गलत हो जाती है, अगर हमारी मैपिंग ठीक नहीं होती है, तो हमारी अदर एप्लीकेशंस में भी, लाइक जैसे कि प्रिया सॉफ्ट या ई ग्राम स्वराज कहिए आप, वहां पर भी हमारी, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी मैपिंग एलजीडी में ठीक नहीं है, तो अदर एप्लीकेशंस पर भी हम काम नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट अदर दूसरी एप्लीकेशंस में भी पड़ता है। अगर आपकी एक पंचायत में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपकी एक ग्राम पंचायत देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में है, लेकिन अगर वो पंचायत एलजीडी में कालसी ब्लॉक में मैप हो रखी है, तो अलग अलग जो भी हमारी एप्लीकेशन चलती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, भारत सरकार द्वारा जो भी एप्लीकेशन चलाई जा रही है, वो सारी एप्लीकेशन हमारी गलत ब्लॉक में ही शो होंगी। तो इसके लिए एलजीडी एप्लीकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि एक तो हर किसी की आइडेंटिटी बता रही है, हमारे जिले का कोड क्या है, हमारे स्टेट का कोड क्या है, हमारे ब्लॉक का कोड क्या है, हमारे ग्राम पंचायत का कोड क्या है, हमारे राजस्व गांव का कोड क्या है। तो बेसिकली मैं एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूँ, तो जो एलजीडी हमारी है, ये सारी एप्लीकेशंस की बैकबोन है। इसको हम बैकबोन बोलते हैं कि सारी की सारी एप्लीकेशंस हमारी डिपेंडेंट रहती हैं कि एलजीडी हमारी ठीक है, तभी हमारी सारी एप्लीकेशन ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा है जिसमें हमें चर्चा करनी है पीएफएमएस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया है, सभी पंचायतें डिजिटली पेमेंट कर रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया है। और उत्तराखंड के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सभी ग्राम पंचायतों को, सभी क्षेत्र पंचायतों को, सभी जिला पंचायतों को एक सिंगल क्लिक में सेम डे पैसा, जो भी धनराशि उनकी इंस्टॉलमेंट आई थी,
वो एक सिंगल क्लिक में हस्तांतरित की गई है। ऐसा उत्तराखंड नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था कि उत्तराखंड के अंदर सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में एक सिंगल क्लिक में पैसा हस्तांतरित किया गया था। अब पीएफएमएस के क्या फायदे हैं, पीएफएमएस क्यों आया, इससे क्या क्या फायदा हो रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था हमारे यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमारे पास जो भी धनराशि आती थी, जो भी इंस्टॉलमेंट हमारे पास आती थी, वो टाइम से ग्राम पंचायतों को या क्षेत्र पंचायतों को या जिला पंचायतों को टाइमली नहीं पहुंच पाती थी। अभी भारत सरकार का नियम है कि आपके पास जो भी धनराशि आ रही है उसको 15 दिन के अंदर आपकी ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। तो अभी 22 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा एक सिंगल क्लिक में उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में एक सिंगल क्लिक में पैसा धनराशि को हस्तांतरित किया गया। अब पीएफएमएस के मैं आपको फायदे बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो भारत सरकार ने कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर आप धनराशि को ग्राम पंचायत तक या फिर नीचे लेवल तक आपको ट्रांसफर करना है, तो वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो रही है। दूसरा ये है कि जो हमारे लाभार्थी हैं, लाभार्थी मतलब जो हमारे वेंडर्स हैं, जिनसे हम सामान परचेज करते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, या जो हमारी लेबर हो गई, पंचायतों में जो हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सीधे पीएफएमएस के द्वारा सीधे भुगतान हो रहा है। पहले क्या होता था, बैंक में चेक लगते थे, फिर चेक इशू, पहले बैंक में जाना पड़ता था, चेक लगाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फिर 2-3 दिन 4 दिन लगते थे कि उस चेक को अप्रूव होने में, फिर जाके पेमेंट वेंडर या फिर हमारे लाभार्थी जो होते थे, हमारे जो लेबर या जो हमारे एम्प्लॉय होते थे, उनके खाते में पहुंचती थी। लेकिन अब सीधे के सीधे आप पीएफएमएस से भुगतान कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से 24 घंटे में या 48 घंटे में फर्म को या जो हमारा लाभार्थी है उसको सीधा भुगतान हो जा रहा है। थर्ड हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक है टीएमपी। टीएमपी बोलते हैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल। आप सभी अपने ब्लॉक्स में, अपने जनपद में जो ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं, किसी के भी माध्यम से आपके जिले में जो ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स का पूरी डिटेल्स, जैसे कि कौन वहां पे मास्टर ट्रेनर थे, किस प्लेस पे, किस स्थान पे ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे, कितने मेल, कितने फीमेल, फिर कैटेगरीज आ जाती है कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तो एक कंप्लीट डिटेल हमारे पास एक बन के आ जाती है, जो कि हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे हम लोग इसको अपडेट करते हैं। फोर्थ पे हम चर्चा करते हैं। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में आप जैसे सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर, ये तीनों चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन के लिए पहले क्या करना होता है, आपको एक सीएससी सेंटर हमारे हैं, हमारे बीएलई वहां रहते हैं। आपको अगर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो आप सीएससी सेंटर पे जाते हैं, सीएससी सेंटर से आवेदन करवाते हैं आप ऑनलाइन। तो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इस चीज को डील करते हैं, वही इस चीज को मैनेज करते हैं। तो वो आपको ऑनलाइन अपने डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसे हम डीएससी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको डिजिटली आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपको अगर मृत्यु प्रमाण पत्र की नीड होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर, इनफैक्ट परिवार रजिस्टर भी अब आपका ऑनलाइन हो गया कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, क्या एज है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कैप्चर हो रही है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश गंगवार, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर निदेशालय पंचायती राज में हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में के सॉफ्टवेयर जो चलते हैं, जैसे कि ई ग्राम स्वराज एक नया सॉफ्टवेयर अभी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ई ग्राम स्वराज के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि हमारा प्रिया सॉफ्ट, हमारा प्लान प्लस, हमारा एक्शन सॉफ्ट, हमारा एनएडी, ये चारों एप्लीकेशन मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में अब एक सिंगल एप्लीकेशन बना दी है, जिसको नाम दिया है ई ग्राम स्वराज।
जैसे कि आप लोग पहले पिया सॉफ्ट में काम करते थे, तो सेम वही प्रोसेस हम लोगों को ई ग्राम स्वराज में करनी है। जैसे आप काम प्लान प्लस में करते थे, सेम वही प्रोसेस, वही फंक्शनलिटी हमारे ई ग्राम स्वराज में आ गई है। सेम एक्शन सॉफ्ट के लिए जो प्रोसेस आप पहले करते थे, सेम प्रोसेस आपको ई ग्राम स्वराज में करनी है। जो प्रोसेस आप एनएडी के लिए करते थे, सेम प्रोसेस आपको ई ग्राम स्वराज में करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लान प्लस क्या है, या ई ग्राम स्वराज में प्लान प्लस आप कैसे यूज करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में जो हमारी प्लान, जो हमारी योजना अनुमोदित होती है, जो अप्रूव होती है, उस योजना को हम प्लान प्लस में अपलोड करते थे। अब उसी योजना को हम प्लान प्लस में ना करके अब हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करते हैं। अब जिस योजना को आप अपलोड करते हैं, उस योजना में पूरा आपका डिस्क्रिप्शन आता है कि उस योजना से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, उस योजना से किन किन परिवारों को फायदा हो रहा है उस पंचायत में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कोई हैंडपंप लग रहा है, तो उस हैंडपंप से उस ग्राम पंचायत के या उस राजस्व गांव के कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोग उस नल से, उस हैंडपंप से पानी पिएंगे। या फिर कोई अगर सीसी मार्ट बन रहा है, तो उस सीसी मार्ट से कितने गांव वाले परिवारों को या कितने लोगों को फायदा होगा, कितना अनुमोदित, मतलब हम कहते हैं कि एस्टिमेट बोलते हैं कि एस्टिमेट अमाउंट उस रोड को या उस हैंडपंप को लगाने में कितना लगेगा पैसा हमारा। और भी कुछ दो चार चीजें हैं, वो उन चीजों के साथ उस योजना को हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपडेट करते हैं। जब हम उस योजना को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद हमारा आता है सेकंड मॉड्यूल, प्रिया सॉफ्ट। प्रिया सॉफ्ट क्या है? प्रिया सॉफ्ट हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमें जो भी हमें ग्रांट मिलती है, चाहे हमें केंद्र से मिलती हो, चाहे हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलती हो, उन दोनों ग्रांट्स को हम लोग रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद इसी पोर्टल से हम एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सीधे हम वेंडर या एम्प्लॉयज के खाते में सीधे भुगतान करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लाभार्थी है, जो भी हमारा वेंडर है या जो भी हमारा लेबर है, उसके खाते में अब सीधे हम भुगतान करते हैं। पहले हम पियासॉफ्ट यूज करते थे, लेकिन अब पियासॉफ्ट की जगह अब ई ग्राम स्वराज आ गया है। सेम फंक्शनलिटी, सारी प्रोसेस हमारी ई ग्राम स्वराज में होती है। तो इसका थोड़ा प्रोसीजर चेंज हो गया है। पहले आप 2018-19 में आप लोग क्या करते थे, हमारे प्रधानगण और हमारे पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं वो चेक के माध्यम से पेमेंट करते थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2019-20 से मैंडेट कर दिया है कि जो भी पेमेंट पंचायतों में होगी वो ई ग्राम स्वराज के माध्यम से होगी और ऑनलाइन पेमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ डीएससी। अब डीएससी का यूज करके पेमेंट होगी। ई ग्राम स्वराज में हमारा जो मेकर होते हैं वो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, और जो हमारे चेकर होते हैं वो हमारे ग्राम प्रधान जी होते हैं। तो अब जो भी पेमेंट हमारी बनती है, जो भी पेमेंट हमारी इनिशिएट होती है, वो पेमेंट इनिशिएट करते हैं हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लोग। अप्रूवल की जो बारी आती है, अप्रूव उसको जो करते हैं वो हमारे ग्राम प्रधान लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है पेमेंट की। तो अब ई ग्राम स्वराज आने से या ऑनलाइन पेमेंट होने से सिर्फ हमको इतना फायदा हो गया है कि हम लोगों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, या फिर जो हमारे वेंडर है, जो हमारे फर्म है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिनसे हम पंचायतों में काम कराते हैं, उनको सीधे भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से हो जाता है। अब किसी को भी कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं कि हमारा चेक लगाया था, हमारा चेक अप्रूव नहीं हुआ है। तो इन सब प्रोसेसों को फिनिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से डिजिटली पेमेंट का प्रोविजन रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लान प्लस में हम लोग क्या करते हैं या फिर हम प्रिया सॉफ्ट में क्या करते हैं। तो प्लान प्लस प्रिया सॉफ्ट एक सिर्फ माध्यम है, सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो ई ग्राम स्वराज पे कर रहे हैं। अब जब हमारी योजना बन गई है, योजना का एस्टिमेट बन गया है, उसकी हमने पेमेंट भी इनिशिएट कर दी है। अब बात आती है जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्शन सॉफ्ट। एक हमारी वेब पोर्टल है। एक्शन सॉफ्ट में कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि टेक्निकल अप्रूवल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। जो हम एस्टिमेट कॉस्ट को फिल करते हैं, उस एस्टिमेट कॉस्ट की जगह एक्चुअल अमाउंट जो हमारा लगता है वहां पर उस योजना को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको हैंडपंप का दिया था कि हमने कोई एक हैंडपंप की योजना बनाई थी। उस हैंडपंप की लागत 50,000 रुपए हमने एस्टिमेट में लगाई थी कि 50,000 रुपए उस हैंडपंप को बनाने में लगाने में लगेगा।
लेकिन हो सकता है वो 45,000 में कंप्लीट हो गया वो काम, हो सकता है कि वो 55,000 रुपये लगे हो। तो जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट लगेगा उस अमाउंट को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर एक हमारा आता है फिजिकल प्रोग्रेस। एक्शन सॉफ्ट के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। फिजिकल प्रोग्रेस आता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी एसेट्स बन रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम हैंडपंप लगा रहे हैं तो हैंडपंप लगाने के भी कुछ स्टेप होते हैं कि पहले हम जमीन ढूंढेंगे, जमीन देखेंगे किस एरिया में हमको लगानी है, फिर हम वहाँ पे नींव रखेंगे, वहाँ बोरिंग होगा, फिर जाके मशीन आएगी, फिर उसमें सीमेंटेड से उसकी मतलब नीचे फर्स्ट साइड से होगा उसका, तो ये प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में फिजिकल प्रोग्रेस उसको बोलते हैं कि भाई पहले जमीन का फोटो लेंगे हम जाके कि भाई ये हमारी जमीन है। उसके बाद फिर जब वहाँ बोरिंग हो जाएगा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा, तब हम वहाँ पे काम स्टार्ट की फोटो ले लेंगे। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीट, जब हमारा फर्श पूरा पड़ जाएगा, हमारा हैंडपंप लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब हम एक फाइनल फिक्स लेंगे कि हमारा असेट्स बन गया है जो कि हैंडपंप है और ये इस लोकेशन पे है। तो जो ये फोटो खींचेंगे, जो जियो टैगिंग जो हम करेंगे वो हम करते हैं एम एक्शन सॉफ्ट, जो कि मिनिस्ट्री की ही ऐप है। एक्शन सॉफ्ट के साथ ही हम इसका यूज करते हैं, एम एक्शन सॉफ्ट। तो जो फोटो खींचेंगे हम वो मोबाइल एप्लीकेशन से खींचेंगे, और जो मैंने स्टेप्स बताए थे आपको कि टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या जो फंड आप फिल करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा एक्शन सॉफ्ट में रहेगा। जब आप इतनी सारी प्रोसेस कर देंगे, 3 अलग अलग एप्लीकेशन की मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, उसके बाद एक हमारा एप्लीकेशन आती है एनएडी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एसेट डायरेक्टरी। तो जितने भी हमारे एसेट्स बनते हैं उन एसेट्स को इस एप्लीकेशन में कैप्चर किया जाता है। पहले हमें क्या करना होता था, पहले हमें इस एप्लीकेशन के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्लान बना रहे हैं अपना, हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, हम उसकी जियो टैगिंग भी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे एसेट्स बनते हैं वो नेशनल एसेट डायरेक्टरी में ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाती है। धन्यवाद। तो अभी आप सभी लोगों ने सर वीडियोस भी सुन लिए हैं, जो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने पहले बनाए थे अपने, और जो टॉपिक्स आज मुझे दिए गए थे वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आप में से किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो आप लोग पूछ सकते हैं सर। कहीं पर किसी भी जनपद में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे फील फ्री होकर सर पूछ सकते हैं। चाहे मेरे डीपीएम हो, अगर उनको भी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो आप लोगों को तो। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पूछना तो मेरा आप सभी से बस लास्ट में एक और निवेदन है कि पंचायत भवनों वाली डिटेल आप सभी फिल करा दें प्लीज। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट वाले भी इंफॉर्मेशन फिल करा दीजिएगा आप सभी लोग। और साथ में मैं जितने भी जन सुन रहे हैं, अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी उत्तराखंड हमारे राज्य के अंदर जो हमारी पुरानी किस्त है 15वें वित्त की, उसके रिसीव वाउचर हम लोग नहीं काट पाए थे। लगभग 600-700 पंचायतें हैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है। 600 कुछ पंचायतें ऐसी हैं पूरे उत्तराखंड में जिसमें रिसीव वाउचर अभी नहीं कटे हैं। तो उसके लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सर। मैंने सचिव सर से, निदेशक महोदय से अपने बात करके मैंने MOPR में पत्र लिखवाया है, पत्र लिखा है यहाँ से। अभी वो लोग एग्री नहीं हो रहे हैं चीज को कि वो पहले ही हम लोगों को, हमारे स्टेट को 45 दिन का टाइम दिया था उन लोगों ने कि हम लोग मैनुअल रिसीव वाउचरों की एंट्री कर लें। लेकिन फिर भी हमने लिखित में कम्युनिकेशन किया है उनके साथ। सर से भी मैंने एक बार फोन कराया है, लेकिन अभी कोई भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही वहां से प्रोसेस होगी कि हम लोग रिसीव वाउचर काट सकते हैं मैनुअल पुरानी किस्तों के, तो जैसे मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा। लेकिन मेरे DPMs जितने भी हैं, जो 2-3 चीजें मैंने आप लोगों को कही हैं वो प्लीज आप सभी को पहले से ही अवगत करा दें, जिससे कि वो लोग अपने प्रधानगणों को अवगत करा दें, उन लोगों को दिक्कत ना हो कोई। नंबर 1, जिन पंचायतों के रिसीव वाउचर छूट गए हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसमें थोड़ा भी समय लगेगा क्योंकि वो भारत सरकार के एंड पे चीज है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। तो रिसीव वाउचर के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है।
जैसे ही हमें वहां से क्लियरेंस मिलेगी हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। दूसरी चीज, पेमेंट्स अभी आप देख रहे हैं, आप लोग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, महीने महीने 2-2 महीने तक पेंडिंग रह रही हैं पेमेंट्स। तो उन पेमेंट्स के लिए आप लोगों को बताना है कि सर पीएफएमएस के डेटाबेस में कुछ दिक्कत आ गई है, वो मेजर प्रॉब्लम है जिसको एनआईसी और एमओपीआर कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग डेली बेसिस में फॉलोअप भी ले रहे हैं, एनआईसी से भी और एमओपीआर से भी। तो उसके लिए अभी कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 10 दिन लगेंगे। तो वो प्रोसेस जैसे पहले होती थी 7 से 10 दिन के बाद, कि आप पेमेंट आज किसी वेंडर को करते थे और 24 घंटे या फिर 72 घंटे में आपके वेंडर के पास पेमेंट पहुंच जाती थी, वो पुरानी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबर 2, आपको पेमेंट्स के बारे में उनको पहले से ही एक्सप्लेन कर देना है जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो और वो परेशान ना हो। तीसरी समस्या वेंडर से रिलेटेड है कि वेंडर अप्रूवल नहीं हो रहे हैं, लेबर अप्रूव नहीं हो रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम भी पीएफएमएस का ही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीएफएमएस में ही लास्ट स्टेज में जाती हैं सारी अप्रूवल के लिए चीजें। तो भी पीएफएमएस के डेटाबेस में ही कुछ मेजर इशू आ गया है, तो पेमेंट्स और वेंडर हमारे इसीलिए अप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो आप पहले से ही अगर अवगत करा देंगे सभी जनों को, तो वो लोग कम से कम उनको लगेगा कि हमारे लोगों ने हमें पहले से अवगत करा दिया है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एनआईसी या एमओपीआर से ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप पहले से बता देंगे तो क्वेरीज आपके पास नहीं आएंगी, या स्टेट लेवल पे हमारे पास क्वेरीज नहीं आएंगी। अभी आप सभी लोग देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेरीज पेमेंट्स को रिलेटेड है या फिर वेंडर से रिलेटेड है, जिसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जनपद के जितने भी ग्रुप हैं, आप प्लीज सभी कर्मचारियों को, हमारे सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भाई लोगों को आप पहले से ही बता दें, सभी प्रधान जी को पहले से ही बता दें कि पेमेंट्स में अभी थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है, 7 से 10 दिन लगेंगे वो वेंडर और पेमेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। तो अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से मेरे डीपीएम को जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ अखिलेश बताइए। हाँ सर, मैं गुड आफ्टरनून सर। मुझे ये जो प्रॉब्लम आपने अभी बताई थी ना जी कि वेंडर अप्रूवल नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रही, रिसिप्ट वाउचर, मेनली रिसिप्ट वाउचर का है। यहाँ जनपद में मैंने ये चीज बता रखी है सबको, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। वो मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप ही के द्वारा ये रोका जा रहा है। अखिलेश, आपको मालूम है कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हमारी यूट्यूब पर लाइव है। यस सर। है ना? तो यस जो सर। भी जो जने भी ऐसा कह रहे हैं तो आप कुछ मत करिए। आप ये लिंक जो यूट्यूब का है अपने जनपद के ग्रुप में, हमारे जितने भी कर्मचारी के ग्रुप में, हमारे एडी पंचायत सर के ग्रुप में, हमारे प्रधान जी के ग्रुप में, आप सिंपली ये इतना एडिटिंग करके जो हमारा जो यूट्यूब का लिंक करके, हाँ। शेयर कर दीजिए कि लीजिए ये हमारी स्टेट से बात हुई थी, स्टेट में ये कन्वर्सेशन आई है, आप भी सुन सकते हैं उस चीज को। है ना? तो मैंने इसीलिए पब्लिक फोरम में बोल रहा हूँ चक्कर से कि 3 मेजर इशू हैं अभी। रिसीव वाउचर जो कि एमओपीआर से सही होना है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले ही मैंने अभी, आप जब ज्वाइन हुए तो उससे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ रिसीव वाउचर के लिए। उसमें टाइम लगेगा, मैं एमओपीआर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। सर से मैंने फोन भी करवाया है एमओपीआर में, तो वहां मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए। दूसरा, पेमेंट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया 7 से 10 दिन लगेंगे अभी। तीसरा, वेंडर अप्रूवल में भी सेम प्रॉब्लम है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि ये ना स्टेट लेवल की प्रॉब्लम है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम है, ये एनआईसी लेवल की प्रॉब्लम है और एमओपीआर लेवल की प्रॉब्लम है। तो एनआईसी और एमओपीआर कंटिन्यूअसली इसमें काम कर रहे हैं। हमारा काम फॉलोअप का है, हम डेली बेस में फॉलोअप ले रहे हैं। उस फॉलोअप से हमें एक फायदा हुआ है कि कल तक अगर मेरे यहाँ पर 100 पेमेंट पंचायतों में 100 पेमेंट पेंडिंग में थी, तो आज वो 70 रह गई है। 30 सोल्यूशन मिल गया है मेरे को, 30 का सोल्यूशन हो गया है। तो हो रहा है धीरे धीरे प्रोसेस, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको हम करवा रहे हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और आपका एक वो परफॉर्मेंस ग्रांट वाला है अखिलेश, उसको मैं करा रहा हूँ, वो मंडे को हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि सैटरडे एंड संडे मिनिस्ट्री वो रहती है, वो दूसरे कामों में ऑक्यूपाइड है सैटरडे संडे। तो मंडे या ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे तक आपका वो परफॉर्मेंस ग्रांट वाला हो जाएगा। जो प्रॉब्लम थी ना, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैं पॉइंट भूल ही रहा था। हाँ, थैंक यू बजट सर। हो जाएगा परसों तक आपका। दिनेश जी, एक सुझाव था मेरा। सर जैसे हमारी सीएम हेल्पलाइन है या हमारा हेल्प डेस्क काम कर रहा है, सर तो कभी कभी ये होता है कि अचानक हमें जरूरत पड़ती है कि ये काम होना है जी सर, पंचायत जी क्षेत्र सर। में। तो अब ये होना चाहिए कि जो हमारा टोटल एलोकेशन साल भर के लिए है, उसमें से
15 से 20% फंड ऐसा होना चाहिए जिसकी जो है सप्लीमेंट्री प्लान हम कभी भी मतलब उसमें जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज हमारा एक्ट था उसमें प्रधान को ये पावर थी कि वो बिना प्रस्ताव के भी किसी काम को इमरजेंसी में करवा सकता है और बाद में मीटिंग में उस प्रस्ताव को उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब व्यवस्था इसलिए थी कि इमरजेंसी के लिए। अब होता ये कि सीएम हेल्पलाइन पे या हमारे और भी जो भी तमाम फोरम है या बहुउद्देशीय शिविर होते हैं आयोजित, तो उसमें समस्याएं आती है। वहां से तुरंत मार्क होता है डीपीआरओ के लिए कि भाई आप इस पे काम करें या मतलब आवश्यक कार्रवाई करें। हम भी कहाँ भेजते हैं, हमने भी फिर वहीं भेजना है नीचे पंचायत लेवल पे। तो मान लो कहीं नाली बननी है या कहीं पे कोई हैंडपंप लगना है जिसकी बहुत तत्कालिक जरूरत है, तो उसके लिए तब ये होता है कि अब प्लान तो हमारा फ्रीज है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो रहती है और मुझे लगता है सीएम हेल्पलाइन पे जो हमारी जितनी पेंडेंसी है उसमें वो मतलब वहां भी यही रीजन हो सकता है कि भाई बजट है नहीं है या हम अभी सप्लीमेंट्री प्लान उसमें लोड कर नहीं पाएंगे, तो इस वजह से वो लटकती रह जाती है। तो आप जो है सर से या भारत सरकार से, सर के माध्यम से जब भी कुछ इस तरह से हो तो इतनी लिबर्टी वहां से जरूर होनी चाहिए कि भाई इसी तरह से पब्लिक फोरम पे ये सब बातें आती है तो वहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि 15-20% जो है बजट का मतलब थोड़ा सा वो हैंड फ्री हो। सर प्रोविजन है उसमें प्रोविजन है कि अगर आप पंचायत को 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो पंचायत 120 रुपए के प्लान बनाएगी। लेकिन प्रॉब्लम एक है यहाँ पर कि वो 120 रुपए के प्लान उसी समय बनाएगी जब वो 100 रुपए के प्लान बना रही है। मतलब ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मैं आज 100 रुपए के प्लान बना दूं और 20 रुपए का बजट मैं अपने लिए बाद के लिए रखूं। मतलब कभी अर्जेंसी आ जाती है पहाड़ों में, सर अभी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है, टूट रही है, अर्जेंसी वाली चीजें करानी होंगी। अब कार योजना मैंने 1 साल पहले बना दी और एग्जीक्यूशन में 1 साल के बाद करा रहा कि हूँ। भाई जो मतलब इस तरह की जो प्लानिंग होती है, जो अचानक से कहीं कुछ बाढ़ आ गई या कहीं पुलिया बह गई है, तो उस चीज के लिए ये मतलब होना चाहिए हमारे पास एक ऑप्शन ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। ये सर अभी थोड़ा सा मतलब प्रोविजन है इसके अंदर, अभी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविजन है, लेकिन एक बार ये सारी चीजें पेमेंट्स के इश्यूज और ये सारी चीजें हो जाए, अभी जो हम नेक्स्ट अभी जीपीडीपी जब हम बनाएंगे 2 अक्टूबर से, उससे पहले मैं ये सारी चीजें सर क्लियर करवा दूंगा एमपीआर से भी और सर से भी मैं डिस्कशन कर लूंगा कि सर हमें नेक्स्ट प्लानिंग हमें कैसे करनी है और कैसे प्रोविजन करना है। ठीक सर थैंक यू सर। तो आई होप आज का मेरा सेशन आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। हाँ ये सर हाँ गंगवार जी, बहुत बढ़िया रहा आपका प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। कि साथ में मैं अपने जरा जनपद चमोली का भी प्रॉब्लम बता दूं। सर ये जो हमारा जो बीपीडीपी का है विकासखंड दसोली है हमारे पास, दसोली सर। हाँ पेंडिंग है। अब पेंडिंग तो काफी हो चुका है, लगभग इसमें बहुत सारे लेटर्स वगैरह भी मैं डाल चुका हूँ यहाँ से। तो इसकी प्रोग्रेस क्या है अभी तक? सर डसोली अभी शायद ग्रीस और पवित्रता दोनों थे लाइन पर, लेकिन अभी नहीं दिख रहे इसमें। डसोली डसोली की प्रॉब्लम मुझे याद है सर, मैं अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके मैंने ग्रीस को और पवित्रता दोनों को मैंने बता दिया था। मैंने कहा कि डसोली वाली प्रॉब्लम जो थी उसमें एक स्कीम की प्रॉब्लम आ रही थी और वो स्कीम बंद हो चुकी थी। तो वो प्रॉब्लम मेरे को 15 से 20 दिन हो गए रिजॉल्व करवा के मैंने दोनों को बता दिया था, ग्रीस को भी और पवित्रता को भी। और इनफैक्ट मैंने डसोली प्रमुख जी का भी मेरे पास फोन आया था, मैंने उनको भी बताया था, व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा हुआ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मैम आपकी। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। देखते हैं आज ट्राई करके देखते हैं कि उसमें प्लान अपलोड हो पाते हैं कि नहीं हो पाते ना। जी सर। जैसा कि अभी डीपीआरओ साहब इन्होंने भी कहा था ये उधम सिंह नगर से, सही है आपने कहा कि 100 के बजाय 120% जो है आपका जो है चढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि अक्सर जब हम जो है इसमें यूज किया जाता है पोर्टल, तो उसमें तो ऑलरेडी जो है फिक्स होता है अमाउंट ना। फिक्स होता है सर वो। फिक्स होता तो ठीक है। ये सजेशन और जो ये चीजें हैं वो निश्चित पहुंचना बहुत जरूरी है कि वाकई में जो है प्लान हमारे यहाँ ग्राम पंचायत लेवल पे है या हमारे यहाँ पहाड़ में कई प्लान जो है जीपीडीपी के अंतर्गत या बीपीडीपी जो भी है उस समय पर अप्रूव तो हो जाती हैं। अब लेकिन क्या होता है कि अप्रूव होते समय भी कई गड़बड़ियां लोग कर ही जाते हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ प्लान को जो प्रायोरिटी जो कल जो वो होना चाहिए हायरार्की, वो चीज जो है उनसे नहीं हो पाती है। तो अब बाद में पता चलता है कि हमें तो ये जो है ये प्लान करना ही नहीं चाहिए था, या इसको अप्रूव करना ही नहीं चाहिए था, इसको चेंज करना है। तो एटलीस्ट जो है 20 या 30% जो है इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए वैसे चेंज करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये प्रोविजन है भी, और इसके लिए मैं बात भी कर रहा हूँ सर। सप्लीमेंट्री का प्रोविजन है इसमें, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री का खासकर हमारे स्टेट पे ये जो है रिकमेंडेशन चला जाएगा यहाँ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस चीज का मैं रिकमेंडेशन जरूर भेजता हूँ। बिल्कुल। सर जी जी सर, हेलो जी सर। हाँ गिरीश बताइए। जी सर, वो दसोली वाली दिक्कत नहीं हो पा रही, सही है सर, वो चेक भी कर दिया था हमने, फिर दोबारा आपको मेल की है सर। क्यों रसोली वाले में क्या वो स्कीम वाली प्रॉब्लम थी? वो कि ये बाउंस कार्ड को करना सर, था उसको? स्कीम फ्रीज नहीं हो पा रही सर। अच्छा स्कीम, अब भी एक काम करना, अभी वीसी में 5 मिनट में इसको फिनिश कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ एक बार एनीडेक्स पे आ जाइएगा आप, मैं इसको अभी तुरंत जी सर, जी देते हैं। जी सर, जी थैंक यू सर। ठीक है, अभी आ जाना मेरे पास 10 मिनट में, भी कॉल बैक कर दूंगा मीटिंग के बाद। जी सर, जी थैंक यू। चलिए। तो आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब सुबह से मेरे साथ जुड़े रहे, और लास्ट में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी होगा आप सभी को सर अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।